सुकरात इल्मी सोसाइटी में इस हफ़्ते का मौजू है इमैनुअल कांट्स एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी फ़लसफ़े की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ये जानते हैं कि हम इल्म किस तरह से हासिल करते हैं, इल्म की हकीकत क्या है, इल्म पे और इसके सोर्सेज पे फ़िलोसॉफ़िकल बहस करते हैं एपिस्टेमोलॉजी के अंदर। इमैनुअल कांट एपिस्टेमोलॉजी की हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा पिलर है। उससे पहले अफलातून और उसके बाद हीगल एंड सो ऑन फर्दर, पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चलता है हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी का। बहरहाल इमैनुअल कांट के जो एरा है टाइम, वो 18वीं सदी का सेकंड हाफ लगा लें आप, आखिरी हाफ। तो यानी कि सन 1724 से सन 1804 का इसका टाइम स्पैन है। और सबसे एक्टिव, सबसे प्रोडक्टिव जो उनके लाइफ का दौरानिया था वो आखिरी 4-5 दहाइयाँ हैं। 4 दहाइयाँ आखिरी तो उन्होंने सिर्फ उसी अपने यूरोप के अंदर एक छोटे से कस्बे के अंदर फ़िलासफ़ी के लेक्चर्स देते हुए लेक्चरशिप में ही गुजार दी। वहाँ से अपने टाउन के अंदर घर से वहाँ मदरसे जाते, जो भी वहाँ इदारा था इल्मी, फिर वहाँ से घर आते, फिर वहाँ से मदरसे जाते, और यही इसी रूटीन के अंदर एक इंतहाई कंसिस्टेंट रूटीन के अंदर उसी टाउन में रहते हुए उन्होंने दहाइयाँ गुजार दी। बहरहाल इमैनुअल कांट ने अपने से पहले जो 2 बड़े स्कूल ऑफ थॉट थे एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस के ऊपर, एक रैशनलिज़म और एक एम्पिरिसिज्म। रैशनलिज़म ये कहता था कि जो नॉलेज थ्रू लॉजिक, आइडियाज़, माइंड से जो इल्म हासिल होता है वो इब्तदाई है, वो सबसे ज़्यादा बुनियादी है, और जो नॉलेज हमारे हवासे खमसा से आता है वो सेकेंडरी है, वो इल्यूजन है, और उसकी हकीकत माइंड से और आइडियाज़ से निकलने वाले नॉलेज के मुकाबले में कम है। और दूसरी तरफ एम्पिरिसिज्म जो उसका ऑपोजिट था, कि जो एम्पिरिकल डाटा है, जो सेंसेस के ज़रिए माखूज़ डाटा है, नॉलेज है, वो बुनियादी है। टैबुला रासा की टर्म आपको मालूम होगी डेविड ह्यूम की, कि हमारा जहन एक खाली स्लेट की तरह है कि जिस पे थ्रू एक्सपीरियंस नॉलेज नक्श होता चला जाता है। तो ये एम्पिरिसिस्ट अप्रोच थी। इमैनुअल कांट ने क्या किया, उसने इन दोनों को सिंथेसाइज करने की कोशिश की। कांट ये कहता है कि एम्पिरिसिस्ट से एग्री करता है कि कंसेप्ट्स विदाउट परसेप्शन आर एम्प्टी, यानी कि मेरे जहन में तसव्वुरात हैं, आइडियाज़ हैं। मिसाल के तौर पे 3 जमा 5 8 होते हैं, ये मेरे जहन में एक आइडिया है, लेकिन जब तक मैं उसकी कभी भी परसेप्शन नहीं करूँगा रियल लाइफ के अंदर, ऑब्जेक्ट्स मैंने देखे, एक तरफ 3 पढ़ी, एक तरफ 5 पढ़ी, मिला के मैंने देखा कि 8 हैं या नहीं है, जब तक मैं परसीव नहीं करूँगा वो आइडिया खोखला है, मेरे जहन की हद तक है, उसका हकीकत से कोई ख़ास तौर पे फ़ायदा एटलीस्ट नहीं है। ऑन दी अदर हैंड वो रैशनलिस्ट से भी एग्री करता है कि परसेप्शंस विदाउट कंसेप्ट्स आर ब्लाइंड। मेरे जहन में 3 जमा 5 = 8 का कंसेप्ट अगर नहीं है, तो मेरे सामने एक तरफ 3 सेब पड़े हैं, एक तरफ 5 सेब पड़े हैं, तो मेरे सामने वो सेबों का एक ढेर ज़रूर है, लेकिन मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि वो कितने सेब हैं। कंसेप्ट्स विदाउट परसेप्शंस आर एम्प्टी एंड परसेप्शन विदाउट कंसेप्ट्स आर ब्लाइंड। तो वो ये कहता है कि ऑफ कोर्स सारा नॉलेज का जो प्रोसेस है वो एक्सपीरियंस से शुरू होता है, लेकिन एक्सपीरियंस पे ख़त्म नहीं होता। एक्सपीरियंस के बाद वो हमारे जहन के अंदर अंडरस्टैंडिंग के फिनोमेना से गुज़रता हुआ अपने आला लेवल पे पहुंचता है हमारे माइंड के अंदर। उसकी एक माइंड मैप के अंदर उसकी एक कैटेगरी बनती है, उस कैटेगरी के अंदर वो उस मेमोरी में सेव होता है। तो लेकिन ये जो सारा नॉलेज का प्रोसेस है नोइंग का, ये सारा हमारे लिए फ़िनोमिनल वर्ड की हद तक महदूद है। अब ये फ़िनोमिनल वर्ड क्या है? फ़िनोमेना यानी कि अपीयरेंस, जो चीज़ ज़ाहिर होती है।
तो कांट ये कहता है कि जो हमारे इर्द गिर्द ये जो दुनिया है, ये जो ज़ाहिरी दुनिया है, ये हकीकी दुनिया नहीं है। हकीकी दुनिया, इसकी जो इसके पीछे का जो इसेंस है, जौहर है, वो हमारे परसेप्शन से छुपा हुआ है। वो इसका जो हकीकी जौहर है, इसेंस है इन सारी चीज़ों का, इस सारी परसेप्शन से आई हुई फिनोमिनल वर्ल्ड की जो बैकग्राउंड रियलिटी है, उसे वो नॉमिनल वर्ल्ड का और थिंग्स इन देमसेल्फ की दुनिया का नाम देता है। यानी कि अब ये एक स्टेपलर है, ये अपीयरेंस में मेरे लिए ब्लू कलर का एक ख़ास सॉलिड वे में स्टेपलर है, लेकिन इसकी जो इसेंस है ये मैं नहीं जान सकता कि इसकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी के अंदर इसकी रियलिटी क्या है। मेरे लिए सिर्फ ये इस तरह अपीयर हो रहा है। मे बी इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी ये एक ऑरेंज कलर का एक ट्रायंगल हो सिर्फ, या एक ऑरेंज कलर या एक पिंक कलर का एक सर्कल हो, और जब भी मुझे पिंक कलर का एक स्पेसिफिक साइज़ का और स्पेसिफिक पैटर्न का सर्कल मुझे नज़र आए नॉमिनल वर्ड के अंदर, तो वो नॉमिनल वर्ड काज करे कि वो मुझे इस तरह का एक स्टेपलर दिखाई दे। मैं नहीं जान सकता। सो वो नॉमिनल वर्ड है। नॉमिना बेसिकली लाइट से ये वर्ड डिड्यूस हुआ है। तो बेसिकली नॉमिनल वर्ड जो है वो काज करती है हमें कि हम एक स्पेसिफिक वे में परसीव करें, और उस स्पेसिफिक वे में परसीव करने से जो हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया हमें दिखाई देती है, ये फिनोमिनल वर्ड है, ज़ाहिर की दुनिया है, हकीकी बातिन हकीकी दुनिया नहीं है। बातिन का वर्ड मैं गलत शायद इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो फिनोमिनल वर्ड हमारे माइंड पे डिपेंड करती है। हमारे माइंड के अंदर जो भी माइंड जिस तरह से भी उसे परसीव करता है, अंडरस्टैंड करता है, उसके मुताबिक हमें फिनोमिनल वर्ड नज़र आती है। लेकिन नॉमिनल वर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड है, जहन से आज़ाद एक दुनिया है। हम जो भी चीज़ें परसीव करते हैं अपने इर्द गिर्द, उसे माइंड अंडरस्टैंड करता है। माइंड के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसे कांट कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग में डिवाइड करता है। अंडरस्टैंडिंग की कुछ कैटेगरीज हैं जो हमारे जहन के अंदर है, उसके मुताबिक हम परसीव करके चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। वो 12 कैटेगरीज़ हैं। वो मैं अगर आपको बताऊं तो वो 12 कैटेगरीज जो है वो बेसिकली 4 क्लासेस के अंदर 3-3 में डिवाइड हुई हैं। तो ये आप हाथों की पोटों की वे में आप इसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले है क्वांटिटी। क्वांटिटी के अंदर 3 उसके सब डिविजन्स हैं, फिर क्वालिटी उसके 3 सब डिविजन्स हैं, फिर रिलेशन उसके 3 सब डिवीज़न हैं, और फिर आखिर में मोडेलिटी उसके 3 सब डिवीजन्स हैं। सो क्वांटिटी में ये मैं आपको कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। तो क्वांटिटी में यूनिटी यानी वहदानियत, कोई चीज़ वाहिद है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक अकेला एक स्टेपलर पड़ा है मेरे सामने। फिर इसी तरह से प्लूरैलिटी, ढेर सारी किताबें पढ़ी हैं तो वो एक प्लूरैलिटी है। सो वहदानियत, कसरत, और फिर इन द एंड टोटैलिटी। अब ये जो सारी चीज़ें मेरे सामने पड़ी हैं टेबल पे, ये सारी टोटैलिटी में मेरे सामने अपेयर हो रही हैं। सो क्वांटिटी में 3 चीज़ें हैं, यूनिटी, प्लूरैलिटी और टोटैलिटी। फिर उसके बाद है क्वालिटी। क्वालिटी में बेसिकली सबसे पहले रियलिटी की, क्या वो चीज़ रियल है या नहीं। अगर वो रियल है तो वो रियलिटी की कैटेगरी में आती है। नेगेशन, उस चीज़ का ना होना, नॉन एग्जिस्टेंट होना, ये नेगेशन में आएगी, उस चीज़ का एब्सेंट होना। और फिर तीसरा लिमिटेशन, कि अब ये स्टेपलर है तो इसकी हदूद क्या है, इसका एक ये हदूद है इसकी। फिर उसके अलावा इसकी वॉल्यूम का और शेप जो है, ये सारी इसकी लिमिटेशन की कैटेगरी में आएगी। अच्छा, फिर उसके बाद ये तो 2 हो गई, क्वांटिटी, क्वालिटी। फिर तीसरा है रिलेशन। रिलेशन दरअसल उसमें कि एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ों के साथ किस तरह रिलेट करती है। सो जैसे अब
ये एक स्टेपलर है, लेकिन ये यहाँ पे एक ब्लू कलर भी आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे सॉलिडनेस की करैक्टरिस्टिक भी आपको नज़र आ रही है। सो रिलेशन के अंदर जो पहली चीज़ है वो है इनहेरेंस एंड सबसिस्टेंस। रिलेशन के अंदर जो पहली सब कैटेगरी है वो इनहेरेंस और सबसिस्टेंस की है। ये स्टेपलर एक सब्सटेंस है और इसका ब्लू कलर और इसकी सॉलिडनेस जो है, ये करैक्टरिस्टिक्स जो हैं, दे इनहेर इन दिस सब्सटेंस। सो वो इसके साथ इनहेरेंस के रिलेशन में है, यानी कि खसूसियात इसके साथ एक रिलेशन में है, उसे इनहेरेंस कहते हैं। फिर उसके बाद काज़ैलिटी और डिपेंडेंस है। रिलेशन में जो दूसरी कैटेगरी है वो कॉज़ैलिटी और डिपेंडेंस है। कॉज़ैलिटी मीन जो चीज़ इवेंट्स के सारी उस ऑर्डर के अंदर जो पहले होती है वो कॉज होती है, और जो बाद में होती है वो पहले पे डिपेंड होती है। इस स्टेपलर का ऊपर से नीचे गिरना, ये इस स्टेपलर को किसने काज किया? ग्रेविटी ने, और इसका गिरना जो है वो डिपेंड करता है अपॉन ग्रेविटी। सो ये रिलेशन की दूसरी कैटेगरी है काज एंड डिपेंडेंस। उसके बाद तीसरी जो रिलेशन की कैटेगरी है दैट इज़ कम्युनिटी या कोरिलेशन, ज़्यादा बेटर वर्ड है, कि दो चीज़ें जो हैं वो साइमल्टेनियसली अकर होती हैं, एक का दूसरे के साथ रिलेशन है, वो काज एंड इफ़ेक्ट का एक डुअल रिलेशन भी हो सकता है। जैसे कि ज़्यादा बारिश होने से ज़मीन पे हर तरफ पानी ज़्यादा होता है, आबी बुखारात ज़्यादा बनने से दोबारा वो साइकिल में बारिश फिर दोबारा होती है, और फिर उस ज़्यादा बारिश से दोबारा से ज़्यादा पानी ज़मीन पे आता है। तो इस तरह से सर्कल में एक कोरिलेशन है। तो और इसी तरह से कोई भी इन्वायरमेंट होता है तो उस ऊपर चीज़ें, उसके अंदर चीज़ें आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, यानी कि डुअल डिपेंडेंस होती है। तो ये एक जो रिलेशन होता है ये एक कोरिलेशन इसे आप कह लें। अच्छा, ये हो गई। और फिर चौथी कैटेगरी जो है वो है मोडालिटी की। मोडालिटी के अंदर इस वर्ड को आप समझें कि किसी चीज़ के होने या ना होने के चांसेस क्या हैं या क्या नहीं हैं, ये बेसिकली ये वर्ड इसको डिनोट करता है। तो मोडालिटी के अंदर है प्रोबेबिलिटी, नेसेसिटी और एग्जिस्टेंस। प्रोबेबिलिटी में एग्जिस्टेंस की जगह आप इसे कह लें कंटिंजेंट भी। तो प्रोबेबिलिटी में कि एक चीज़ 0 से 100% के दरमियान कितनी प्रोबेबल है उसकी एग्जिस्टेंस का होना। तो मिसाल के तौर पे आज बारिश का होना या ना होना, इसके प्रोबेबिलिटी हम मालूम कर सकते हैं, मे बी 10% हो, 20% हो। इसी तरह से है नेसेसिटी, सूरज का निकलना ये हर रोज़ होता है, तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। तो अब ये दो चीज़ें हो गई, पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी, और तीसरा है कंटिंजेंट। एक चीज़ जो है वो उसका होना मंतकी एतबार से ज़रूरी नहीं है, वो हो भी सकती है, वो नहीं भी हो सकती, इसे कंटिंजेंसी कहते हैं। मिसाल के तौर पर इस हमारी फ़िज़िकल यूनिवर्स के अंदर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो स्पेसिफिक 6.6 इंटू 10⁻⁻11 ही उसकी क्वांटिटेटिव नंबर क्यों है, कोई और क्यों नहीं है। तो अब ये एक कंटिंजेंट मोडालिटी है इसकी। बहरहाल ये 12 कैटेगरीज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैं जनाब कांट के नज़दीक, कि हम परसेप्शंस करके दुनिया से अपनी कैटेगरीज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर उसे डालते हैं और उसमें से फ़िल्टर आउट करके अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ और टर्म्स हैं, मैं आपको इससे वाकिफ़ करा दूँ। एक है ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज़म। इमैनुअल कांट की जो सबसे मशहूर किताब हुई वो है क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न। उसके अंदर ये जो आइडिया था कि हम थिंग्स इन इट सेल्फ की वर्ल्ड को ऑब्जेक्टिवली नहीं जान सकते, हम सिर्फ उसकी
अपीयरेंस को, जो नॉमिना अपीयरेंस काज करता है हमारे माइंड पे, हम सिर्फ उस अपीयरेंस को जान सकते हैं। और इवन ये स्पेस टाइम जो है ये भी हमारी कैटेगरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है। स्पेस टाइम की इन इटसेल्फ ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। तो ये जो आइडिया एग्जैक्ट है इसे ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म कहते हैं कांट की टर्मिनोलॉजी में। अब आप यूँ कह लें कि कुछ पोस्टुलेट्स हैं, ये मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो जनाब कांट ने वज़ा किए थे, डेवलप किए थे। वो पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं? एक तो ये कि हम थिंग्स इन इटसेल्फ को ऑब्जेक्टिवली नहीं जान सकते। इस तरह से ये पोस्टुलेट कि थिंग्स इन इटसेल्फ एग्जिस्ट करती हैं। अब ये उन पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि अगर हम ऑब्जेक्टिवली जान ही नहीं सकते थिंग्स इन इटसेल्फ को, तो हमें कैसे पता कि वो एग्जिस्ट करती हैं या नहीं कर सकती। तो ये एक पोस्टुलेट है। ये कांट ने कहा कि इस बात को हमें मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद तीसरा कि वो जो थिंग्स इन इटसेल्फ है वो हमारी सेंसेस को काज करती हैं। और चौथा ये कि वो ना तो स्पेशल हैं या ना स्पेस से रिलेट करते हैं ना टाइम से, बल्कि वो इनसे बियॉन्ड है, वो नॉमिनल वर्ड। तो ये मैंने इसलिए 4 पोस्टुलेट्स को अलग अलग आपको बता दिया है कि ये उन्होंने थ्रू इंट्यूशन उन्होंने ये चीज़ें डिटरमिन की और इसके ऊपर अपने सारे अंडरस्टैंडिंग फ्रेमवर्क को डेवलप किया। इन्हीं पोस्टुलेट्स पे पूरी बिल्डिंग अपनी खड़ी की। कॉज एंड इफ़ेक्ट के हवाले से उन्होंने डेविड ह्यूम की स्केप्टिसिज्म को उन्होंने कबूल किया। और डेविड ह्यूम ने तो यहाँ तक कहा था कि कॉज एंड इफ़ेक्ट जो है वो हमारी मेंटल हैबिट है। बाहर की दुनिया में तो कॉज एंड इफ़ेक्ट हमें नज़र नहीं आता कहीं पर सेंसुअल परसेप्शन में कि हम सिर्फ इवेंट्स की तरतीब को देखते हैं और हम उससे हमारा जहन जो है उस पर एक बुरी आदत के तौर पे या अच्छी आदत के तौर पे उसमें कॉज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशन जो है ना वो उसमें डाल देता है। तो कांट कहता है कि हर इवेंट की एक यूनिवर्सल और नेसेसरी काज है। ये जो काज एंड इफ़ेक्ट है ये बेसिकली एक आप कह लें सिंथेटिक ए प्रोराई ट्रूथ है, यानी कि ये इंट्यूशन के थ्रू हमने ये ट्रूथ लिया है लेकिन एक्सपीरियंस करने के बाद। तो ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हैं उनकी एपिस्टेमोलॉजी के अंदर काजेशन के हवाले से। उन्होंने डेविड ह्यूम की बात में कुछ इजाफा किया है और काज एंड इफ़ेक्ट को उन्होंने कैटेगरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर आपने देखा है अभी हमने कि काजेशन जो है और डिपेंडेंस जो है वो उनकी कैटेगरी ऑफ रिलेशन के अंदर उन्होंने इसको डाला है। सो ये कुछ बुनियादी बातें हैं सिर्फ इस कांटियन एपिस्टेमोलॉजी पे गुफ्तगू का आगाज़ करने के लिए। अगर आपको इनमें से कुछ बातों से इख्तलाफ है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ और चीज़ें हैं या मज़ीद चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं तो ज़रूर हमें आगाह करें। थैंक यू वेरी मच।